तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि हम फ्रीडम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अगस्त 15 अगस्त को, लेकिन फ्रीडम्स क्या है, मतलब फ्रीडम फ्रॉम डिजीज़ हमें कब मिलेगी, नोवल कोरोना वायरस से हम कब फ्री होंगे, तो यही चीज़ बोला गया है। अब फ्रीडम के देखो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग होते हैं। माई फ्रीडम में नॉट बी द सेम एज योर्स, है ना। तो फ्रीडम्स दस मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। अब यही सारी चीज़ें बोली गई है कि अगर हम मतलब कुछ लोगों की बात करें तो लोग क्या चाहते हैं कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि पहले जैसी सिचुएशन हो जाए। क्यों? जैसे पहले उनको घूमना पसंद था, शॉपिंग करना पसंद था, मॉल जाना पसंद था, है ना। तो उनको इस चीज़ के लिए चाहिए। बट फॉर अ लार्ज परसेंटेज ऑफ डिप्राइव्ड इंडियन सिटीजन्स, जो नॉर्मल, उनका मतलब क्या होता है एक्चुअली रिमेन्स अनडिफाइंड, उनके लिए अनडिफाइंड है। इट्स समथिंग दे फाइंड डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट, है ना, कि उनके लिए क्या चीज़ नॉर्मल होगा। ना वो पहले भी मतलब ऐसे ना मॉल जा पाते थे कुछ लोग, ना वो शॉपिंग कर पाते थे, है ना। Some among us want the freedom to indulge the things we enjoy doing, and acquaintances for instance wants all mall reopen। तो वही सारी चीज़ें हैं, डी स्ट्रेसिंग शॉपिंग स्प्रे। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये सब चीज़ें नहीं मैटर करती हैं। उनके लिए बस ये था कि उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए और एक घर मिल जाए रहने के लिए, तो यही उनकी लाइफ में मेन था। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया कि एडिक्वेट इम्पॉर्टेंस जो हमारे हेल्थ है उसको कभी भी नहीं दी गई, है ना। अभी हमारे 73 ईयर्स पूरे हो गए हैं इंडिपेंडेंस के, तब से हमने इस एरिया को बिल्कुल नेगलेक्ट करके रखा हुआ है। और हमारी कभी भी ये स्टेट की प्रायोरिटी नहीं रही हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने की। और काफ़ी सारे जो अभी मोर देन 1 मिलियन चिल्ड्रंस ऐसे हैं इंडिया में जो 5 साल से कम एज के हैं, और वो डिजीज़ जैसे निमोनिया, डायरिया, है ना, इन सब से उनकी मृत्यु हो जाती है। और अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखें तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, इराक और जो सीरिया, यहाँ पे इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, तो यहाँ से भी बुरी हालत हमारे देश की है। और अगर हम मदर की बात करें, जो मतलब जिनकी बर्थ देते टाइम, चाइल्ड बर्थ देते टाइम मृत्यु हो जाती है, तो वो भी 2015 से 16 के टाइम पे बहुत ही बिगड़ गई। जो सब कॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो इनकी हमसे अच्छी है ना, इनकी हमसे अच्छी रेट है, बर्थ रेट, मतलब सारे कंट्रोल करने के। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। व्हाट डज फ्रीडम मीन फॉर अ वुमेन फॉर हुम गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग प्रपोजिशन। तो यही चीज़ बोला गया है कि हमारे जो कमिटमेंट है हेल्थ कंपोनेंट्स 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, यूनाइटेड नेशंस के, कि हमें जो 2030 तक अचीव करने हैं। लेकिन मतलब इतना आसान ये है नहीं। दिस रिक्वायर्स एवरी वन इन द कंट्री टू हैव एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। जब तक सभी को क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज में एक्सेस नहीं होगा, तो नो वन शुड, मतलब कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना, इस गोल को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। क्यों? मतलब कोई अपने पॉवर्टी की वजह से, हेल्थ रीजंस की वजह से, फाइनेंशियल जो हार्डशिप है वो फेस करे। सो यही चीज़ बोला गया है कि ये मतलब काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉसिबिलिटी लगती है गिवन द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। हेल्थ केयर सिस्टम इन रून्स मेड स्टार्क बाय कोविड-19 पैंडमिक। पहले से ही था, अब कोविड-19 पैंडमिक की वजह से और ही ज़्यादा मुश्किल हो गया इस गोल को अचीव करना। एंड आर एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल फैसिलिटीज़ कितना है, मतलब बहुत ही कम हम खर्च करते हैं। लैक ऑफ इट, मतलब हम कितना करते हैं, हमारी जीडीपी का 1% से भी हम कम खर्च करते हैं, है ना। इवन जो वर्ल्ड की जो पुअरेस्ट, सबसे गरीब जो नेशंस हैं, वो कौन से, जैसे इथोपिया है, इथोपिया भी कितना करता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 4.9% करता है ऑफ जीडीपी, ठीक है। इसके अलावा जो सूडान है, सूडान अपने हेल्थ केयर सिस्टम पे 8% जो है स्पेंड करता है ऑफ देयर जीडीपी। तो यही सारी चीज़ें बोली गई। जैसे प्लाटो ने कहा था, फ्रीडम इन अ डेमोक्रेसी इज़ द ग्लोरी ऑफ द स्टेट। लेकिन हम इस चीज़ को मतलब एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। एंड हेल्थ केयर सिस्टम व्हेन वी आर कन्फ्रंटिंग बाय अ पेंडेमिक, बट इज़ एसेंशियल दैट वी कंटिन्यू टू एम्फेसाइज आवर फ्रीडम्स, है ना। फ्रीडम फ्रॉम डिजीज सीम्स फेच्ड फॉर आइडिया इन इंडिया टुडे। तो यही सारी चीज़ें बोली गई हैं इसमें कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है, मतलब जो लोग हैं जिनकी मौतें हो रही हैं, तो वो एक ये कंप्लेंट तक नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी मतलब वहाँ पे बेटी की इसलिए मौत हो गई क्योंकि वहाँ पे जो था बेड्स की फैसिलिटी नहीं थी, है ना। और इस वजह से डिले हो गया, नॉन अवेलेबिलिटी थी वहाँ पे, और या फिर गुड स्कूलिंग या नहीं हो पाई, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाया। तो इन सब चीज़ों के बारे में कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। एंड यही सारी चीज़ यहाँ पे बोली गई है। इट हैज़ exposed the vulnerability of our health care models as well as the limitation of political ideologies. The ruins may seem beautiful, uh, but to live
इन रून्स इज़ नॉट ओनली स्कैरी बट आउटराइट डेंजरस, ठीक है। तो ये इनका कहना है। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट, तो ये गल्फ स्टेट्स जो है एक्सपेक्टेड टू फॉलो यूएस लीड ऑन इसराइल स्टेजेस सेट फॉर मेजर रिलाइनमेंट इन रीजन, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, लेमन लैंग्वेज में, तो ये है कि मतलब तीन फ्रेंड है, कोई भी फ्रेंड है, ठीक है। एक एक ये है ए, बी और डी या सी जो भी है, ठीक है। तो ये जो आपस में, ये इसका भी फ्रेंड है, ये इसका भी फ्रेंड है, लेकिन इन दोनों फ्रेंड्स की आपस में नहीं बनती है, ठीक है। तो अब ये जो है ये बार बार मतलब इससे भी बैलेंस बना के रखना चाहता है और इससे भी बैलेंस बना के रखना चाहता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में झगड़ते हैं। लेकिन अभी सडनली मतलब क्या हुआ, इन दोनों की भी फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है। तो इन दोनों की फ्रेंडशिप से इसको मतलब आसानी हो गई, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि ये जो ए है, ठीक है, ए हो गया इंडिया एंड बी हो गया आपका इजराइल और सी हो गया आपका यूएई, ठीक है। तो ये है, और इससे क्या है, इंडिया के लिए अब मतलब आसानी हो गई है, क्योंकि यूएई और जो इसराइल हैं ये आपस में टाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब जो इनके जो रिलेशंस है वो नॉर्मलाइजेशन की ओर होने को हैं, ठीक है। और ये पहली मतलब तीसरी ऐसी कंट्री बन जाएगी आफ्टर इजिप्ट और जॉर्डन, जो इसराइल को फॉर्मली मतलब क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसराइल को क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था 1948 से पहले, जब इनको मतलब इन्होंने फ्रीडम डिक्लेयर की थी, तो ऐसा कोई भी कंट्री मतलब एग्जिस्ट नहीं करता था वर्ल्ड मैप पे, ठीक है, इसराइल नाम का। तो अभी मतलब ये है कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही हैं, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, लेबनान, ईरान, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, है ना। तो ये नहीं करी, नॉर्थ कोरिया, इंडोनेशिया। लेकिन हम लोग मतलब जैसे इधर साइड से जो है चाइना, मैं दिखा देती हूँ एक बार, लेट मी शो यू। होगा ये, एक बार विजिट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट्स सी ये ओपन होता है या नहीं। यस, इट्स ओपनिंग। सो रिकॉग्नाइज इसराइल एंड पैलेस्टाइन, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है जो ये डार्क येलो मतलब ये जो कलर है, तो इसमें जो दिख रहा है ये क्या है, इसको इसराइल और पैलेस्टीन, ठीक है, दोनों को जो रिकॉग्नाइज करती है कंट्री। तो इसमें हमारा इंडिया भी आपको दिख रहा है ना, इंडिया, क्योंकि हम इसराइल को भी करते हैं रिकॉग्नाइज और पैलेस्टाइन को भी करते हैं रिकॉग्नाइज। और इसके अलावा चाइना भी करता है, ठीक है, रशिया करता है, और बाकी के जो ये कंट्रीज़ हैं यहाँ पे कुछ अफ्रीकन नेशन है, वो भी इसराइल और पैलेस्टाइन दोनों को करते हैं। और जो केवल पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करते हैं वो यहाँ पे आपको जनरली दिख रही होंगी, है ना, वेस्ट एशिया की कंट्री। और जो अरेबियन पेनिनसुला में ऑलमोस्ट सभी जो है पैलेस्टीनियन को ही क्या करते हैं, पैलेस्टाइन को कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं। और जो केवल रिकॉग्नाइज करते हैं ओनली इसराइल, तो यहाँ पे ये दिख रही हैं, जैसे यूएसए हो गया, मैक्सिको, है ना, ये सारा जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये सभी लोग क्या है, केवल इसराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, जिसको क्योंकि इसराइल को काफ़ी ज़्यादा जिससे बेनिफिट्स मिलता है वो उसकी ओर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, तो अभी क्या है वो देख लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोमेंट ये होगा, अगर ऐसा मतलब अभी होने ही वाला है, फुल नॉर्मलाइजेशन की ओर यूएई और इसराइल बढ़ रहे हैं आगे। एंड इट इज़ मार्क्स एज एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट इन द वॉलेटाइल जियोपॉलिटिक्स ऑफ गल्फ एंड द मिडल ईस्ट। यूएई इज़ द only third Arab country to establish diplomatic relation with Israel after इजिप्ट ने जो थे 1979 में किए थे, फिर 1994 में जॉर्डन ने रिकॉग्नाइज़ किया था किसको, इसराइल को, है ना। अभी आपको पता है कि यूएसए के सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा है। यूएसए ने मतलब जो इनकी कैपिटल भी है जेरूसलम, तो उसको मतलब इसराइल की कैपिटल डिक्लेयर किया है ना। लेकिन इंडिया मतलब खुल के नहीं बोलता था, लेकिन अभी इंडिया भी जो है खुल के मतलब बोल रहा है सारी चीज़ों पर, इसराइल के साथ अपने रिलेशन वो अच्छा रखना चाहता है। दैट इट हैज़ टेकन मोर देन अ क्वार्टर सेंचुरी सिंस जॉर्डन वार्म्ड अप टू इसराइल पॉइंट्स टू द डिफिकल्टीज ऑफ ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड इन द रीजन। तो यहाँ पे बस यही सारी चीज़ें बोली गई हैं कि जो भी है कंट्रीब्यूटिंग टू द डिफ़िकल्टी वर अ सीरीज़ ऑफ अदर डेवलपमेंट्स, है ना। मतलब इससे क्या होते थे, सारे डेवलपमेंट्स नहीं हो पाते थे, बल्कि क्या हो जाता था, जैसे अलकायदा का राइज़ होता था, 9/11 का जो अटैक था यूनाइटेड स्टेट्स पे वो था, और अमेरिका का इन्वेजन था ऑन इराक एंड अरब स्प्रिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। बट द फोकस ऑन द पैलेस्टाइन प्रॉब्लम बिगेन टू शिफ्ट अमिड्स द न्यू फॉल्ट लाइन्स दैट हैव प्रीऑक्यूपाइड द रीजन। तो यही चीज़ें बोली गई है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द अरब गल्फ किंगडम्स एंड ईरान इन रिसेंट ईयर्स, एंड सेकेंड इज़ द गल्फ मोनार्कीज वर ऑल्सो थ्रेटेंडेड बाय द रिसर्जेंट मुस्लिम ब्रदरहुड, ठीक है। तो मतलब मेनली जो ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ये ही उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करती थी। और जो दूसरी चीज़ ये है कि
मतलब जो टर्की के रेसिप तैय्यप एर्दोगन है ना, उनका इनको सपोर्ट चाहिए, लेकिन इनका भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि टर्की ने बिल्कुल अपोज में स्टेटमेंट दिया है कि मतलब ये क्या कर रहे हैं, पैलेस्टाइन को एक तरह से धोखा दे दिया है जो यूएई ने, है ना, यूएई ने, क्योंकि एक तरह से रिकॉग्नाइज कर रहा है इसराइल को, तो पैलेस्टाइन को पूरी पूरी तरह से बिट्रे करना ये हुआ है ना, ऐसा मतलब जो कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये सारी कंट्रीज़ कह रही हैं. Then the third, the Gulf has also become increasingly anxious about American commitment to regional security amidst Washington debate on potential retrenchment from the Middle East. तो यही सब चीज़ें मतलब बोली गई हैं कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो न्यू पार्टनरशिप की ओर मतलब देख रही हैं, चाहे मतलब यूएई के, आपको पता है वो इंडिया के साथ भी रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, है ना, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, फिर अब इसराइल के साथ वो आगे देख रहे हैं. और जैसे जो यूएई क्योंकि काफ़ी बड़ी कंट्री है मिडिल ईस्ट मतलब अरेबियन पेनिनसुला की, तो वहाँ पे सारी जो कंट्रीज़ हैं बाकी की जैसे कि ओमान, कतर और ये सारी कंट्रीज़ जो है फिर इसी को फॉलो करेंगी, सेम पैटर्न को. तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं. इसराइल हैज़ बीन एगर टू ब्रेक इट्स आइसोलेशन इन द मुस्लिम वर्ल्ड विद सम अदर गल्फ स्टेट एक्सपेक्टेड टू फॉलो द यूएई's लीड ऑन इसराइल डिस्पाइट पैलेस्टीन ऑब्जेक्शन. ठीक है, तो पैलेस्टीन ऑब्जेक्शन भी करेगा, लेकिन फिर भी ज़्यादातर कंट्रीज यूएई को ही फॉलो करेंगी. सो दिस स्टेज इज़ ट्रूली सेट फॉर अ मेजर रिलाइनमेंट इन अ रीजन दैट इज़ ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया. इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये हो जाएगी अगर खुद ही मतलब हमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन कंट्रीज़ के बीच में. ठीक है, बाकी गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल आपको पता होना चाहिए, जीसीसी है ना. गल्फ़ कंट्रीज़ में कौन कौन सा आती है जनरली, बहरीन आती है, कुवैत, ठीक है, बहरीन कुवैत आती है, और ओमान, 8 कंट्रीज़ हैं. ठीक है, देन कतर की कैपिटल दोहा है. ठीक है, कतर के साथ भी इनका आपस में भी डिस्प्यूट रहता है, ये भी पता होना चाहिए. देन सऊदी अरेबिया एंड यूएई, और बाकी कौन आती है, ईरान और इराक. ठीक है, ईरान और इराक, तो ये 8 कंट्रीज़ जीसीसी के आती हैं. जीसीसी है क्या, बेसिकली पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलाइंस है ऑफ कंट्रीज़ इन द अरेबियन पेनिनसुला. ठीक है, तो ये याद रखना है. ये सारे यूएन के मेंबर्स भी हैं, और ये है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट है. तो ये एक अच्छा मतलब पॉजिटिव साइड है कि इसराइल और यूएई के जो रिलेशन है वो काफ़ी मेंटेन हो रहे हैं. देन पेंडेमिक, पॉवर्टी एंड फ्रीडम, तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि फ्रीडम स्ट्रगल वाज आल्सो अबाउट कम्बैटिंग पॉवर्टी, है ना, देयर हैज़ बीन अ सेटबैक. तो मतलब फ्रीडम स्ट्रगल हमें किससे, पॉवर्टी से भी चाहिए थी. अब ऐसा जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने 1899 में एक बुक पब्लिश की थी, क्या था उसका नाम, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1899. ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये पब्लिश हुई थी. तो उस टाइम पे उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द फ्रीडम भी बोला गया था, फ्रीडम स्ट्रगल. और उस टाइम पे मतलब उन्होंने केवल ब्रिटिश रूल से ही हमको आज़ादी देने की बात नहीं कही थी, लेकिन पॉवर्टी से भी मतलब हम आगे आए, पॉवर्टी से भी हमारे फ्रीडम मिले, तो ये चीज़ हुई थी. ठीक है, अब यही सारी बातें मतलब यहाँ पे की गई हैं कि आर्टिकल 37 में मतलब भीमराव अंबेडकर जी ने जब पॉवर्टी पे इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स थे उस पर फोकस किया, तो तब जाके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बने, है ना. तो दीज प्रिंसिपल, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स नहीं बन पाए, लेकिन वो क्या थे कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज, है ना, बना सकते हैं मतलब लॉज बनाने में इनका जो है स्टेट को ध्यान रखना होगा, वो इसका यूज़ करेंगे. तो यही सारी चीज़ें बोली गई थी. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर कॉन्शियस दैट द टास्क ऑफ फ्री इंडिया वाज टू इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, नॉट जस्ट इन मनी मेट्रिक टर्म्स बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एंड न्यूट्रिशन. ठीक है, तो यही सारी चीज़ें बोली गई है. जैसे गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, तो उसमें मतलब प्रायोरिटी यही थी कि इकोनॉमिक की जो पॉलिसी मेकिंग है वो सारी चीज़ें होंगी, है ना. और यहाँ पे मतलब मैं जो इस अकॉर्ड का नाम था वो बताना भूल गई थी. एन इम्पॉर्टेंट अकॉर्ड एक था वो, उसका नाम था, नाम है इब्राहिम अकॉर्ड. ठीक है, इब्राहिम अकॉर्ड, क्योंकि इब्राहिम एक पर्सन थे, तो उनको जो तीनों फेद है मतलब मुस्लिम और जो क्रिश्चियंस हैं और जो ज्यूज़ हैं, तो ये सभी इनको मानते हैं. तो इस वजह से इसका नाम जो होगा आगे जो भी अकॉर्ड होगा उसका नाम क्या होगा, इब्राहिम अकॉर्ड. ठीक है, इब्राहिम अकॉर्ड. तो यही था. एंड ओके, बाकी न्यूज़ एक बार मैं देख लेती हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट अगर है तो लेट्स डिस्कस. तो ये तो बता दिया है ना जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है. देन नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं. इंडिया काफ़ी ज़्यादा जो 58 मीट्रिक टन्स ऑफ रिलीफ मटेरियल सप्लाई कर रहा है लेबनान को. लेबनान की जो कैपिटल है आपको पता है बेरूत, कैपिटल सिटी ऑफ बेरूत. ठीक है, बीरट या बेरूत. तो वहाँ पे 58 मीट्रिक टन्स ऑफ रिलीफ. तो इसमें क्या क्या है,
मेडिकल सप्लाइज़ हैं, ठीक है, फूड सप्लाइज़ है, सेपरेटली हम डिस्पैच कर रहे हैं पीपीई, है ना, जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग सर्जिकल ग्लव्स एंड सर्जिकल गाउन्स, ये सारे दे रहे हैं। वहाँ पे क्या हुआ था, 2750 टन्स का अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था स्टोर करके थोड़ा अनसेफ तरीके से, तो इस वजह से वहाँ पे ब्लास्ट हो गया था। 2013 से स्टोर किया था एंड वॉज द कॉज ऑफ द एक्सप्लोजन, तो इसलिए हम कर रहे हैं। इंडिया वेलकम्स फुल नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज बिटवीन यूएई एंड इजराइल, ठीक है। तो इससे अब आपको ये जो आर्टिकल हमने अभी डिस्कस किया उससे ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी कि हमने बोला है कि की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स इंडिया, न्यू दिल्ली सेड दैट इंडिया हैज़ कॉन्स्टेंटली सपोर्टेड पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट इन वेस्ट, है ना, हाउएवर इट इज़ ऑल्सो रिएफर्म्ड इट्स ट्रेडिशनल सपोर्ट, मतलब हम अपना ट्रेडिशनल सपोर्ट जो पैलेस्टाइन को है वो देते रहेंगे, है ना। और लेकिन हम क्या करेंगे, हम हमेशा से, मतलब हम कभी भी इन लोगों के जो अंदरूनी मामले हैं उसमें इंटरवेंशन नहीं करते, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कि हम सपोर्ट नहीं करते। पैलेस्टाइन को भी हम काफ़ी ज़्यादा सप्लाई वगैरह करते हैं, फंडिंग भी करते हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये है कि इसराइल के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन मेंटेन हैं। तो इंडिया हैज़ कॉन्स्टेंटली सपोर्टेड पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट इन वेस्ट एशिया विच इज़ इट एक्सटेंडेड नेबरहुड इन द एक्सटेंट वी वेलकम द फुल नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज बिटवीन यूएई एंड इसराइल, ठीक है। तो यही चीज़ बोली गई है। एंड इजिप्ट एंड जॉर्डन आर द ओनली 2 अरब कंट्रीज दैट हैव एक्टिव डिप्लोमेटिक टाइज विद इसराइल। अब यूएई जो है फर्स्ट हो जाएगा गल्फ अरब स्टेट्स में से ऐसा करने वाला, इसराइल को रिकॉग्नाइज करने वाला। देन जो नेक्स्ट न्यूज़ है, 3 शौर्य चक्रास अवॉर्डेड टू आर्मी मैन फॉर JNK ऑपरेशंस, ठीक है। तो JNK ऑपरेशंस में 3 शौर्य चक्र दिए जाएंगे। देखो इसको मैं एक बार ऐसे बता देती हूँ, जो इंडियन गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं ना, बहादुरी के लिए जो अवार्ड दिए जाते हैं उसमें वैसे तो कैटेगरी होती हैं, लेकिन मैं 2 कैटेगरी आपको बताती हूँ कैसी। एक होती है वॉर टाइम कैटेगरी, ठीक है, वॉर टाइम कैटेगरी मतलब जो युद्ध के टाइम पे होता है वॉर टाइम। दूसरी जो कैटेगरी होती है, लेट मी राइट इट अगेन यहाँ से, ठीक है, इंडियन गैलेंट्री अवार्ड नंबर 1 इज़ वॉर वॉर टाइम, फिर भी राइटिंग गंदी ही बनेगी, ठीक है। देन पीस टाइम अवार्ड, ठीक है, पीस टाइम अवार्ड एक होता है वॉर टाइम अवार्ड, एक होता है पीस टाइम अवार्ड। और वॉर टाइम अवार्ड्स जो होते हैं इसमें क्या दिया जाता है, परमवीर चक्र, ठीक है, पहला ये सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है, ठीक है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र। दूसरा होता है महावीर चक्र, तीसरा होता है वीर चक्र, ठीक है, वीर चक्र। अब जो पीस टाइम अवार्ड होते हैं इसमें सबसे पहला क्या आता है, अशोक चक्र ना, अशोक चक्र, ये आपको पता होगा, ये सिविलियन सिविलियंस को भी दिए जाते हैं, ठीक है, सिविलियंस को भी दिए जाते हैं। दूसरे नंबर पे क्या होता है, ये इक्विवेलेंट होता है टू परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र के ही इक्विवेलेंट होता है ये अशोक चक्र। लेकिन ये पीस उस टाइम पे ये सिविलियंस को भी दिया जाता है, ये केवल मतलब जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं ऑफिसर्स को दिया जाता है, ठीक है। और ये जो होता है कीर्ति चक्र दूसरे नंबर पे होता है, कीर्ति चक्र, और 3rd नंबर पे होता है शौर्य चक्र, ठीक है, शौर्य चक्र पोस्टमसली ये दिए जाते हैं, मतलब मृत्यु के बाद ये दिए जाते हैं। तो ये है इसका मतलब सीक्वेंस, ठीक है, तो ये पता होने चाहिए। और यहाँ पे मतलब मिले हैं, किसको मिले, लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्णन सिंह रावत एंड मेजर अनिल एंड हविलदार आलोक कुमार दुबे। और कीर्ति चक्र जो मिला है, किसको मिला है, पोस्टमसली यहाँ पे दिखा है ना, कीर्ति चक्र फॉर हेड कांस्टेबल, ठीक है, हेड कांस्टेबल अब्दुल राशिद कलास, तो इनको मिला है। देन नेक्स्ट है ITBP रिकमेंड्स 21 गैलेंट्री मेडल्स फॉर एक्शन इन ईस्टर्न लद्दाख अगेंस्ट PLA, ठीक है। तो इन्होंने मतलब जो ITBP है इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एट द LAC, है ना। आपको पता है जो सिनो इंडिया वॉर हुआ था 1962 में, तब से इसको इस्टेब्लिश किया गया था ना, 1962 में 24 अक्टूबर को, अंडर जो CRPF एक्ट है उसके थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था। पूरे LAC को ये देखता है, जितना भी मतलब हमारा चाइना के साथ बॉर्डर है ना 3488 समथिंग किलोमीटर का, तो उसको ये देखता है। और इसको स्पेशलाइज्ड माउंटेन फोर्स भी बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड माउंटेन फोर्स। क्यों, क्योंकि जितने भी डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर होते हैं तो वहाँ पे रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस का भी ये काम करते हैं, ठीक है। तो उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। नेक्स्ट न्यूज़, यहाँ पे जो RS जो MP है, राज्यसभा का MP संजय सिंह, तो उसको बुक किया गया है, ठीक है, वो देख लेते हैं। हैज़ बिन बुकड अंडर IPC सेक्शन 153A। तो IPC का सेक्शन 153A क्या बोलता है, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एंड डूइंग एक्ट्स प्रेजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ
हार्मनी, ठीक है, कि दो ग्रुप के बीच में आप मतलब क्या करा दो, एनिमिटी क्रिएट कर दो, जस्ट बेसिस ऑन रिलीजन, धर्म के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, रेस के आधार पर, बर्थ के आधार पर, है ना। देन 505(1)(b में क्या कहता है कि विद इंटेंट टू कॉज फियर और अलार्म वेयर बाय एनी पर्सन मे बी इंड्यूस टू कमिट एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट और अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो इसके तहत इनको बुक किया गया IPC सेक्शन 153A एंड 505(1)(b। एक चीज़ जो मिस आउट हो जाती है वो ये हो जाती है कि इस सब कुछ होने के बाद मतलब इज़राइल और यूएई की जो फ्रेंडशिप है वो बढ़ रही है, तो यहाँ पे पैलेस्टीन का क्या होगा, ठीक है। तो पैलेस्टीन क्या बोल रहे हैं, तो प्रेसिडेंट आपको पता है पैलेस्टीन में मतलब एक तरह से उनका जो अस्तित्व है वो खतरे में ही आ गया है पूरी तरह से। इज़राइल ने एक तरह से उसको डिस्ट्रॉय ही कर लिया है। वहाँ पे अभी वो दो जो सेक्शन है उसमें बट के रह गया है, ठीक है। एक हमास और एक क्या है, फतेह। तो फतेह को मतलब बोला जाता है कि ये थोड़ा बातचीत के थ्रू मतलब जो भी सोल्यूशन है उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। बाकी जो हमास है उसको वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, क्योंकि वो फाइटिंग वगैरह करते हैं, है ना। बाकी वहाँ की जो जेरूसलम है उसकी क्योंकि बहुत ज़्यादा कल्चरल इंपॉर्टेंस है दोनों ही कंट्रीज़ के लिए, तो जेरूसलम को लेके डिस्प्यूट होते रहते हैं। और दूसरा ये कि जो गाज़ा स्ट्रिप है, ठीक है, गाज़ा जो स्ट्रिप है तो वहाँ पे क्या है, गाज़ा सिटी में ये हमास है, और ये जो फतेह है ये कहाँ पे है, ये वेस्ट बैंक के पास में है, ठीक है। और जो एक जो गोलन हाइट्स है, गोलन हाइट्स आपको पता होना चाहिए सीरिया का था, सीरिया का पार्ट था जिसको इसराइल ने अभी कंट्रोल किया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब यहाँ पे देखिए बिट्रेल ऑफ जेरूसलम, है ना, जेरूसलम, तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। द हमास अ पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप दैट de facto runs the Gaza Strip and views the relationship with Israel as a fight to finish called a stabbing in the back of our people by the UAE, है ना, कि मतलब पीठ में वही हमारे क्या चूरा घोपना वाला वही सीन उन्होंने किया हुआ है, यूएई ने ऐसा किया। फॉर द पैलेस्टीन द इसराइल कमिटमेंट दैट इट विल नॉट परस्यू इट्स प्लान टू एनेक्स द वेस्ट बैंक, इट इज़ एन एम्प्टी कंसेशन, है ना। तो यहाँ पे इसराइल ने मतलब ये बोला है कि वो बाद में ऐसा कुछ नहीं है कि वो वेस्ट बैंक से पीछे हटे हैं, वो वेस्ट बैंक पे भी कंट्रोल करते रहेंगे। द डील्स डज नॉट एड्रेस द पैलेस्टीनियन डिमांड फॉर स्टेटहुड, और यही सारी चीज़ें इसमें बोली गई कि अलग अलग से जो अरब स्टेट है उन्होंने क्या रिएक्शन किया, रीजन्स की जो जियो पॉलिटिक्स है वो कैसे चेंज हो रही है पूरी तरीके से, एंड हाउ डज ट्रम्प गेन, कि ट्रम्प को क्या, क्योंकि जो अभी इलेक्शन होंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब इससे देखते हैं काफ़ी क्रिटिकलिटी उनकी होने वाली है आगे भी। तो यही सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।